और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, क्या हलचल चल रही है इस वक्त एमपी एमएलए कोर्ट में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि किसी वक्त नैनी जेल से लेकर निकला जा सकता है अतीक को। कब, किस वक्त का जो समय तय हुआ है वहां पर पेश करने का? जी, आपको बताएं कि दोपहर 12:30 बजे के करीब इस मुकदमे का फैसला आना है और उससे करीब आधे घंटे के पहले अतीक और अशरफ को लेकर जो पुलिस टीम है वो जेल से रवाना होगी और उसे इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कैंपस है सेशन कोर्ट का, यहाँ पर लाया जाएगा। गेट नंबर 1 जो देख रहे हैं, यहीं से जो वज्रवाहन है जिस पर बिठाकर अतीक, अशरफ और जो तीसरा आरोपी है जिसे चित्रकूट जेल से लाया गया है जिसका नाम फरहान है, उन तीनों को इसी गेट से अंदर दाखिल किया जाएगा। तो अभी तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का वक्त लग सकता है जब तीनों आरोपियों को जेल से निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो उमेश पाल का अपहरण केस है, साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। 28 फरवरी 2006 की तारीख थी और जिन धाराओं में इन सभी आरोपियों पर कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, इनमें से अंसार बाबा नाम के एक आरोपी की मौत हो चुकी है। कुल 10 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था और आईपीसी की धारा 364 ए के तहत भी चार्ज फ्रेम किया गया है। 364 ए की अगर हम बात करें तो इसमें साधारण कारावास से लेकर उम्र कैद और उम्र कैद से लेकर के फांसी की सजा यानी सजाए मौत तक का प्रावधान है। अब जब आज कोर्ट फैसला सुनाएगी तो फैसला 2 चरणों में होगा। पहले चरण में, पहले फेज में यह बताया जाएगा कि जो 10 आरोपी हैं जो उमेश पाल का अपहरण हुआ था, उनमें से किस किस आरोपी को दोषी करार दिया गया है और कौन से ऐसे आरोपी हैं जिन्हें दोष मुक्त करार दिया गया है, यानी उन्हें बरी कर दिया गया है बाइज्जत। और जिन आरोपियों को दोषी करार दिया जाएगा उसके साथ ही यह भी कोर्ट बताएगी कि उन्हें किन किन धाराओं में दोषी करार दिया गया है और उनका उस पूरे मामले में किस तरीके का रोल रहा है। इसके बाद सजा के लेवल पर बहस होती है। पहले अभियोजन पक्ष अपनी बहस रखता है, अपनी दलीलें पेश करता है। अभियोजन पक्ष यानी जो सरकारी वकील होते हैं वो हमेशा आरोपियों को मैक्सिमम सजा दिए जाने की वकालत करते हैं, सिफारिश करते हैं और उसके अलावा उसके बाद जो है वो आरोपियों के पक्ष को अपनी बात रखने का, अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाएगा। और आरोपी जो पक्ष होता है वो हमेशा मिनिमम पनिशमेंट यानी कम से कम सजा दिए जाने की गुहार कोर्ट से लगाता है। तो जब सुनवाई पूरी हो जाएगी सजा के लेवल पर, तब अदालत फाइनली अपना फैसला सुनाएगा कि किस किस दोषी व्यक्ति को कितनी कितनी सजा दी गई है, किन किन धाराओं में कितनी सजा दी गई है और क्या ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग चलेंगी। तो दोपहर 12:30 बजे पहला पार्ट आ सकता है और उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है। यानी फाइनल जो जजमेंट आएगा कि किन किन लोगों को दोषी करार दिया गया है और किस किस दोषी व्यक्ति को कितनी कितनी सजा सुनाई गई है, वो दोपहर 3 बजे के आसपास ही फैसला फाइनली आ सकता है। और इस वक्त हम कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वैसे वैसे ये जो पूरा कचहरी के बाहर का इलाका है छावनी में तब्दील होता आपको नजर आएगा। तेज धूप है, आज तापमान बहुत ज्यादा है, आसमान से आग बरस रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं किस तरह मुस्तैदी के साथ गेट पर डटे हुए हैं। सिर्फ जजेस की जो गाड़ियां हैं वही गाड़ियां यहां पर अंदर जा रही हैं और इसके अलावा जो आरोपी जिन्हें वज्रवाहन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम से के बीच लाया जाएगा, वो एक वज्रवाहन जो है वो इस गेट के अंदर जाएगी। बाकी किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हो रही है। एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि जिस एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से आज फैसला आना है, उस कोर्ट में आज सिर्फ इसी मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। किसी दूसरे मुकदमे की सुनवाई उस कोर्ट में नहीं होगी। जो सामान्य तारीखें होती है वो सामान्य तारीखें दूसरे मुकदमों में लगा दी जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि जब दोपहर 12:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो उस दौरान सिर्फ इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं वही कोर्ट रूम में एंट्री पा सकेंगे। बाकी किसी को भी कोर्ट रूम में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। जो इस केस से जुड़े हुए आरोपी हैं, जो इस केस से जुड़े हुए पैरोकार हैं और इस केस से संबंधित वकील हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और उसी लिस्ट में जिनका नाम होगा सिर्फ वही लोग कोर्ट रूम में एंट्री पाएंगे। दूसरे मुकदमों से जुड़े हुए जो वकील हैं उन्हें कोर्ट रूम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जब
अदालत में इस पूरे मुकदमे का फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो, तब भीड़ ज्यादा ना बढ़ने पाए, गहमे गहमी ना होने पाए और सुरक्षा के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ ना होने बिल्कुल पाए। मोइन, क्योंकि सबको पता है कि चूक ना होने कोर्ट पाए, की सुरक्षा की स्थिति क्या है। कई बार खबरें आई हैं कि कहीं किसी अदालत के बाहर गोली चल गई। उमेश पाल को भी कचहरी परिसर से ही अपहरण किया गया था। इसके अलावा कई जो प्रयागराज में ही कई बड़े आरोपियों की जब पेशी हुई तो कभी वकीलों ने मारा, कभी स्याही फेंकी गई, तमाम चीजें हो गई। क्या यही वजह है कि सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता प्रशासन और पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के मद्देनजर तमाम होमवर्क किया गया है और देखिए ये पीछे पीएससी की एक टुकड़ी जो है वो लगातार आपको गश्त करती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दंगा नियंत्रण का जो वाहन होता है उसे बुला लिया गया है। हमारे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी मौजूद है और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आपको ड्यूटी देते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ आसमान से आग बरस रही है और दूसरी तरफ ये सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद और अशरफ बरी होंगे या उन्हें सजा दी जाएगी, वो दोषी करार दिए जाएंगे। और अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें कितनी सजा होगी, क्या उन्हें फांसी की सजा मिलेगी, क्या उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी या फिर उन्हें 10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाएगी। तो हम पीछे की तरफ अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि पीछे की तरफ की तस्वीरें दिखाएं जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो वकील हैं उनका जमावड़ा भी यहाँ कोर्ट कैंपस के बाहर लगा हुआ है और हर कोई सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है कि आखिरकार आज अतीक और अशरफ की तकदीर में क्या कुछ इस कोर्ट परिसर से लिखा जाएगा, क्योंकि अतीक के खिलाफ अब तक 101 मुकदमे दर्ज हैं, अशरफ के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अतीक अहमद और उसके परिवार को अब तक किसी भी मामले में सजा नहीं मिली हुई है। अगर आज दोनों दोषी करार दिए जाते हैं तो ये पहला मौका होगा जब अतीक अहमद और उसके परिवार को किसी मुकदमे में सजा होगी और जो अभियोजन का पक्ष है यानी जो सरकारी पक्ष है उसे इस बात की उम्मीद है कि अतीक और अशरफ के जो गुनाहों की डायरी है वो बंद होगी और उस पर आज से सजा का जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी, सिलसिला शुरू होगी। बिल्कुल, तो पूरी प्रक्रिया मोइन शुरू होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार नैनी सेंट्रल जेल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक वहां पर बने हुए हैं। विवेक, किस तरीके की हलचल नैनी सेंट्रल जेल के बाहर है, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए अवधेश, यहाँ पर डीसीपी गंगानगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो डिप्टी एसपी है जिनके नेतृत्व में पूरी फ्लीट को रवाना किया जाएगा। यहाँ से नैनी सेंट्रल जेल से करीब 7 किलोमीटर के आसपास का सफर है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचने का। 5 थानेदार भी लगाए गए हैं, 5 थानेदार पहुंच चुके हैं फोर्स लेकर। जो स्पेशल वैन है, प्रिजन वैन है, वो भी आ गई है अंदर। सारी तैयारियां पूरी हैं। किसकी ड्यूटी लगेगी, कौन कौन से पुलिसकर्मी होंगे, जेल के कौन कौन से कर्मचारी होंगे, अतीक अहमद किस वैन में रहेगा, अशरफ किस वैन में बैठेगा और इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है फरहान, उसको किस वैन में बैठाया जाएगा, क्योंकि तीनों को अलग अलग ले जाने का तय हुआ है। रात में भी अशरफ और अतीक और फरहान तीनों को अलग अलग रखा गया था। तीनों की आपस में मुलाकात ना हो, बातचीत ना हो, ये कोशिश करने के लिए तीनों को अलग अलग रखा गया था कि आशंका यह है कि अगर तीनों एक साथ मिलेंगे तो कोई ना कोई नई साजिश पैदा हो जाएगी, पैदा कर सकते हैं, जन्म ले सकती है कोई नई साजिश। ऐसे में तीनों को अलग अलग रखा जाएगा, आमना सामना नहीं करा जाएगा। सिर्फ कोर्ट का कटघरा ही ऐसा होगा जहां पर तीनों एक साथ होंगे, एक साथ आरोपी के तौर पर खड़े होंगे एमपी एमएलए कोर्ट में उमेश पाल किडनैपिंग केस के मामले में। और वहां पर जो अंदर भीतर है कोर्ट के लोग रहेंगे, वकील रहेंगे, अतीक के कुछ वकील रहेंगे, बहुत ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ से जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, वो भी उन लोगों में शामिल रहेंगे जिससे आपस में किसी की बातचीत ना हो, कोई इशारा ना हो। बहुत फूक कर पूरे जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, जेल के अधिकारी हैं, कोर्ट के लोग हैं, वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह से इस मामले में कोई चूक ना हो जाए, कोई लापरवाही ना हो जाए, आपस में लोगों को मिलने ना दिया जाए, तीनों को आपस में बात न करने दिया जाए। और इनके अन्य लोग, इसमें 7 अन्य आरोपी भी हैं जिनको आज कोर्ट में हाजिर होना है। यानी उमेश पाल किडनैपिंग केस में टोटल 11 आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो चुकी है, जबकि 10 आरोपी अभी भी हैं जिस पर सजा भी हो चुकी है, उनको सजा सुनाया। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पूरा मामला संवेदनशील है, ऐसे पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है। विवेक, नजरें बनाए रखिएगा। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।